जरा तसव्वुर कीजिए, दुनिया की सबसे अजीम लाइब्रेरी कैसी होगी। सिर्फ शेल्फों पर रखी किताबें नहीं, बल्कि इंसानों की 500 साल की सोच एक ही जगह जमा। हकीमों ने लिखकर बताया था कि ऑपरेशन कैसे किया जाता है। रियाजी के माहिरों ने नंबरों की बिल्कुल नई शाखाएं बनाई थी। सितारों का इल्म रखने वालों ने रात के आसमान का इतना सही नक्शा बनाया जो आज भी हैरान करता है। फलसफा करने वालों ने इंसानी ज़हन के सबसे मुश्किल सवाल पूछे और अपने बेहतरीन जवाब लिख दिए। ये सब कुछ एक ही शहर में था, एक ही जगह। अब सोचिए, कोई ये सब उठाकर नदी में फेंक दे। ये कोई मिसाल नहीं है, ये सच में हुआ था। फरवरी 1258 में बगदाद को हेलाकू खान की मंगोल फौज ने घेर लिया। उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अमीर और सबसे ज्यादा इल्म वाला शहर। वो आधे एशिया को तबाह कर चुके थे, अब बगदाद की बारी थी। शहर 2 हफ्तों से भी कम वक्त में गिर गया। अगले 40 दिनों तक सिपाही लाइब्रेरियों से किताबों के ढेर उठाकर उन्हें दजला दरिया में फेंकते रहे। स्याही घुलकर पानी काला हो गया। चश्मदीद गवाहों ने ये सब लिखा। कुछ आलिम किताबों को बचाने के लिए दरिया में कूद पड़े, ज्यादातर जिंदा वापस नहीं आए। लाखों हाथ से लिखी किताबें शायद उससे भी ज्यादा सिर्फ एक हफ्ते में हमेशा के लिए गुम हो गईं। आज तक हमें नहीं पता हमने क्या खो दिया, और शायद हम कभी जान भी नहीं पाएंगे। जिस चीज को तबाह किया गया, उसके बारे में बात करने से पहले हमें उस चीज के बारे में बात करनी होगी जो बनाई गई थी। क्योंकि बगदाद की कहानी सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है। ये उस फैसले की कहानी है जब इंसान जानबूझकर दौलत, मेहनत और सियासी इरादे के साथ ये तय करते हैं कि इल्म लगभग हर चीज से ज्यादा अहम है। ये कहानी शुरू होती है सन 762 ईस्वी में। एक नए खलीफा अल मंसूर अब्बासी खिलाफत के हाकिम बने थे। उस वक्त उनका इलाका उत्तरी अफ्रीका से लेकर मध्य एशिया तक फैला हुआ था। उन्हें एक नई राजधानी चाहिए थी। उन्होंने दजला दरिया के पश्चिमी किनारे पर आज के इराक के दिल में एक जमीन का टुकड़ा चुना और निर्माण शुरू किया। उन्होंने सिर्फ शहर नहीं बनाया, उन्होंने उसे बिल्कुल शुरू से डिजाइन किया। अलमसूर का शहर गोल था, पूरी तरह गोल, उनके इंजीनियरों के हिसाब से बिल्कुल मुकम्मल दायरा। बीचों बीच खलीफा का महल और बड़ी मस्जिद। 4 विशाल दरवाजे दुनिया के चारों दिशाओं की तरफ खुलते हुए। ताजिर, आलिम, कारीगर, सिपाही, सबके रहने की जगह अलग तय थी। हर चीज सोच समझकर बनाई गई थी। शहर का एक नक्शा था और उस नक्शे के पीछे एक सोच थी कि खलीफा हर चीज के केंद्र में है और हर रास्ता उसी तक जाता है। एक पीढ़ी के अंदर शहर अपनी दीवारों से बड़ा हो गया। 2 पीढ़ियों के अंदर ये चीन के बाहर धरती का सबसे बड़ा शहर बन चुका था, जहां 5 लाख से लेकर 10 लाख तक लोग रहते थे। बाजार दिन रात चलते थे। दजला दरिया पर कश्तियां भरी रहती, हिंद से, फारस से, पूर्वी अफ्रीका से और बिजान्टिन साम्राज्य से सामान लाती हुई। आप बाजारों में चलते और दोपहर से पहले ही दर्जनों जबानें सुन लेते। लेकिन अलमंसूर की ख्वाहिश सिर्फ व्यापार से आगे थी। वो चाहते थे कि उनका इलाका सिर्फ सबसे ताकतवर नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा इल्म वाला भी हो। उन्होंने पैगाम भेजे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर तरफ। एक ही काम के लिए किताबें ढूंढो और यहां लाओ। फारसी सितारों का इल्म, यूनानी फलसफा, हिंद की रियाजी और तिब्ब की किताबें, सीरियाई जबान में पुरानी साइंस के तर्जुमे। जहां जो मिला, खिलाफत उसे खरीदने को तैयार थी। जो लोग इन किताबों का तर्जुमा कर सकते थे, उन्हें बहुत बड़ी तनख्वाह दी जाती थी। ये काम सल्तनत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी माना जाता था। ये काम आगे के खलीफाओं के दौर में और बढ़ा। खलीफा हारून अल रशीद, वही हाकिम जिनका जिक्र 1000 दास्तानों की किताब 1001 नाइट्स में आता है, उन्होंने आलिमों और किताब जमा करने वालों की खुलकर मदद की। उनके बेटे अल मामून इससे भी आगे बढ़ गए। 800 ईस्वी के शुरुआती दौर में उन्होंने औपचारिक तौर पर एक महान इल्मी मरकज कायम किया जिसे कहा गया बैत अल हिकमत, यानी हाउस ऑफ विजडम पूर्णविराम। ये जगह पहले कभी देखी गई किसी भी जगह जैसी नहीं थी। ये लाइब्रेरी भी थी, तर्जुमा केंद्र भी, और तहकीक का बड़ा इदारा भी। यहाँ हर मजहब और हर
पृष्ठभूमि के लोग साथ काम करते थे, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, जरथुश्ती। वे बहस करते, एक दूसरे से सीखते और एक दूसरे की गलतियां सुधारते। एक ईसाई तबीब हुनैन इब्न इशाक तर्जुमा करने वाली टीमों के सरबराह थे। उन्होंने यूनानी, तिब और साइंस की लगभग सारी मशहूर किताबों का तर्जुमा कराया। जब उन्हें कोई मुकम्मल किताब शहर में नहीं मिलती तो वो सफर पर निकल पड़ते, अलेक्जेंड्रिया, बाइजेंटियम और पूरी जानी पहचानी दुनिया में सिर्फ उसे ढूंढने के लिए। वो जानते थे तर्जुमा सिर्फ लफ्ज बदलना नहीं है, ये किसी ख्याल को इतनी गहराई से समझना है कि उसे नई जबान में दोबारा बनाया जा सके बिना उसकी असल रूह खोए। लेकिन इस जगह की सबसे बड़ी बात सिर्फ ये नहीं थी कि यहाँ क्या जमा हुआ, बल्कि ये थी कि लोग उसके साथ क्या करते थे। बगदाद के आलिमों ने पुराने इल्म को सिर्फ संभाल कर नहीं रखा, उन्होंने उसे बहस की, उसे परखा, उसे आजमाया। जब टलेमी की सितारों वाली बात कुछ कहती और उनकी अपनी निगरानी कुछ और, तो वे अपनी निगरानी पर भरोसा करते। जब यूनानी तिब्ब किसी मरीज की हकीकत से मेल नहीं खाती तो वे वही लिखते जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने पुराने ख्यालों पर आगे काम किया और कई बार उन्हें बेहतर ख्यालों से बदल दिया। एक बार अल-मामून ने पूरी धरती का घेरा नापने का हुक्म दिया। आलिमों को इराक के मैदानों में भेजा गया, रस्सियों और औजारों के साथ। 2 टीमें उल्टी दिशाओं में चली, सूरज का कोण नापा, जमीन का झुकाव मापा और वापस आईं, एक ऐसे नतीजे के साथ जो आज के माप से सिर्फ कुछ फीसदी ही अलग था। ये सब उन्होंने 9वीं सदी में किया, पैदल चलते हुए, सिर्फ रियाजी और सब्र के साथ। ये कोई ऐसी तहजीब नहीं थी जो दूसरों की कामयाबी पर आराम कर रही हो। ये वो तहजीब थी जो इंसानी समझ की सरहद पर खड़ी थी और उसे आगे बढ़ा रही थी। और लगभग 500 साल तक शहर की बुनियाद से लेकर उस सुबह तक जब मंगोल उसके दरवाजों तक पहुंचे, ये सरहद लगातार आगे बढ़ती रही। तर्जुमा की ये तहरीक किसी बड़े फलसफी मंसूबे से शुरू नहीं हुई थी। ये एक बहुत सादा चीज से शुरू हुई, जरूरत से। शुरुआती अब्बासी खलीफा एक बहुत बड़े इलाके पर हुकूमत कर रहे थे। ऐसा इलाका जहां दर्जनों तहजीबें थीं, दर्जनों जबानें थीं और सदियों का जमा हुआ स्थानीय इल्म मौजूद था। फारसी इंतजामी लोग पानी के निज़ाम और खेती के बारे में वो बातें जानते थे जो अरब फातेह नहीं जानते थे। यूनानी किताबों में ऐसा तिब्बी इल्म था जो सिपाहियों और हुक्मरानों की जान बचा सकता था। हिंदुस्तानी रियाजी के माहिरों ने ऐसे हिसाब के तरीके बनाए थे जिनसे व्यापार और टैक्स लेना बहुत आसान हो गया। खलीफा इतने समझदार थे कि उन्होंने ये बात पहचान ली, अगर अच्छी हुकूमत करनी है तो लोगों के पास जो इल्म पहले से है उसे समझना जरूरी है। इस तरह तर्जुमा की तहरीक शुरू हुई, अमली समझदारी के तौर पर। लेकिन रास्ते में ये कुछ और बन गई। इल्म से मोहब्बत सिर्फ इल्म के लिए। इतिहासकार जिस लफ्ज़ से इस सोच को बयान करते हैं वो है अदब, यानी ऐसा तराशा हुआ ज़हन जो इल्म को सिर्फ फायदे के लिए नहीं बल्कि बेहतर इंसान बनने के लिए अहम समझे। अब्बासी दरबार में अदब गहराई तक मौजूद था। खलीफा शायरी लिखते थे, फौजी सरदार फलसफा पर बहस करते थे, तबीब रूह की हकीकत पर बात करते थे। इल्म सिर्फ इज्जत वाली चीज नहीं था, ये फैशन था, एक तहजीब याफ्ता इंसान की पहचान। ऐसे माहौल में तर्जुमा करना कोई मामूली दफ्तरी काम नहीं था, ये इज्जत वाला, अच्छी तनख्वाह वाला और सराहा जाने वाला काम था। इस सोच की सबसे बड़ी मिसाल थे हुनैन इब्न इसहाक। 809 ईस्वी में इराक के दक्षिण में बसे शहर अल हीरा में पैदा हुए। वो नस्तूरी मसीही थे, एक कदीम मसीही बिरादरी से जो मुस्लिम हुकूमत में भी फलती फूलती रही। उन्होंने यूनानी जबान सीखने के लिए सफ़र किया और फिर बगदाद लौटे, ऐसी महारत के साथ जो किसी और के पास नहीं थी। आखिरकार उन्हें बैतुल हिकमा में मुख्य मुतर्जिम बनाया गया, खलीफा अल मामून के दौर में। हुनैन और उनकी टीम ने जो काम किया उसे बढ़ा चढ़ाकर बयान करना भी मुश्किल है। उन्होंने जालिनूस की पूरी तिब्बी किताबें
तर्जुमा की 100 से ज्यादा। उन्होंने हिप्पोक्रेटिस को तर्जुमा किया। उन्होंने डायोस्कोरिडिस की औषधीय पौधों पर लिखी किताबें तर्जुमा की। उन्होंने प्लेटो और अरस्तु के फलसफी काम तर्जुमा किए। उन्होंने एलिमेट्स का तर्जुमा किया। उन्होंने बतलमियूस की फल्कियाती तहरीरें तर्जुमा की। और ये सब सिर्फ एक बार नहीं, कई बार बेहतर नुस्खे मिलने पर या समझ गहरी होने पर दोबारा। हुनैन का तरीका अपने जमाने से बहुत आगे था। अगर पूरी यूनानी किताब नहीं मिलती तो वो अंदाजा नहीं लगाते थे। सफर करते थे, मसीही मठों को खत लिखते थे, नुमाइंदे भेजते थे अलेक्सांद्रिया, सीरिया और बाइजेंटियम तक। वो अलग अलग नुस्खों की तुलना करते, फर्क नोट करते और असली मतन दोबारा बनाने की कोशिश करते। आज के आधुनिक मतन विशेषज्ञ भी यही करते हैं। हुनैन ये सब 9वीं सदी में कर रहे थे, सिर्फ इस यकीन के साथ कि मतन सही होना चाहिए। वो ये भी समझते थे, गलत तर्जुमा सिर्फ मतलब नहीं बिगाड़ता, लोगों को गुमराह करता है। अगर कोई तबीब गलत तर्जुमा पढ़े तो गलत दवा दे सकता है और मरीज मर सकता है। हुनैन के लिए तर्जुमा अखलाकी जिम्मेदारी था। उनकी रहनुमाई में पूरी नई नस्ल तैयार हुई। उनके बेटे इसहाक इब्न हुनैन मशहूर मुतर्जिम बने। उनके भतीजे हुबैश उनके साथ काम करते रहे। बैतुल हिकमा इल्म के इनकलाब का कारखाना बन चुका था। तेज काम, सख्त मेहनत और ऊंचा मयार। लेकिन एक अहम बात अक्सर नजर से छूट जाती है। बगदाद के उल्मा सिर्फ पुराना इल्म जमा नहीं कर रहे थे, वो उसे परख रहे थे, सवाल कर रहे थे और बेहतर बना रहे थे। खुद अल-मामून ने एक मिसाल पेश की। उन्होंने पढ़ा था कि यूनानी रियाजी दान एराटोस्थनीज ने धरती का घेरा नापा था, लेकिन वो खुद तस्दीक करना चाहते थे। उन्होंने अपना नाप शुरू करवाया। 2 टीमें उत्तरी इराक के मैदानों में भेजी गईं, मोसुल के पास। एक टीम उत्तर गई, दूसरी दक्षिण। उन्होंने उस जगह को नापा जहां सूरज का जाविया 1 डिग्री बदलता है। उस दूरी से रियाजी की मदद से पूरी धरती का घेरा निकाला जा सकता है। नतीजा आया लगभग 40,000 किलोमीटर। असल घेरा है लगभग 40,075 किलोमीटर। फर्क 1% से भी कम। 9वीं सदी में बिना सैटेलाइट, बिना जीपीएस, सिर्फ नापने की छड़ और त्रिकोणमिति का इल्म। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक इल्मी तहजीब का नतीजा था, जहां सही नाप, असल मुशाहदा और हकीकत किताबों से ज्यादा अहम थी। ये तहजीब अचानक पैदा नहीं हुई, इसे जानबूझकर बनाया गया, फंड किया गया और पीढ़ियों तक संभाला गया। 9वीं सदी के बीच तक बैतुल हिकमा सिर्फ लाइब्रेरी नहीं रहा था, ये पूरी दुनिया का इल्मी मरकज बन चुका था। यहां लोग आते थे, फारस से, मध्य एशिया से, हिंद से, बाइजेंटियम से और अब्बासी दुनिया के दूर इलाकों से। यूनान, फारस और हिंद का इल्म सिर्फ बचाया नहीं गया, उसे अपनाया गया, जांचा गया, बढ़ाया गया और कई जगह पीछे छोड़ दिया गया। और सबसे बेहतरीन दौर अभी आना बाकी था। हर तहजीब कुछ खास लोग पैदा करती है, लेकिन बगदाद के सुनहरे दौर को अलग बनाने वाली बात सिर्फ बड़े ज़हन नहीं थे, बल्कि उनकी तादाद थी। लगभग 2 सदियों के अंदर उसी एक शहर में ऐसे आलिमों का समूह पैदा हुआ जिनका काम इतना बुनियादी था कि हम आज भी उसी के अंदर जी रहे हैं। सिर्फ उससे असर नहीं ले रहे, बल्कि उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं हर दिन, हर लम्हा। आइए उन्हें सही तरह से जानें। मुहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी का जन्म लगभग 780 ईस्वी में हुआ, शायद ख्वारिज़्म के इलाके में जो आज के उज़्बेकिस्तान में है। वो बगदाद आए और बैतुल हिकमत में खलीफा अल-मामून के ज़माने में काम करने लगे और रियाजी की तारीख हमेशा के लिए बदल दी। उनकी सबसे अहम किताब ने हिसाब हल करने का एक पूरा तरीका दिया। ऐसे नियम,
ऐसे कदम जो हर मसले पर लागू हो सकते थे, चाहे नंबर कुछ भी हों। वो सिर्फ सवाल हल नहीं कर रहे थे, वो एक तरीका बता रहे थे, सोचने का नया अंदाज। इसी किताब से हमें अलजेब्रा शब्द मिला, जो अरबी के अलजबर से आया, यानी टूटी हुई समीकरण को पूरा करना। लेकिन उन्होंने इससे भी ज्यादा बुनियादी चीज दी। उन्होंने एक और किताब लिखी जिसमें भारत से आए अंकों का पूरा निजाम समझाया। 0 से 9 तक जगह की कीमत और 0 को एक असली नंबर मानना। ये निजाम भारत में शुरू हुआ, लेकिन अल-ख्वारिज़मी ने इसे इतना साफ समझाया और उनकी किताब इतनी फैली कि यही पूरी दुनिया का नंबर सिस्टम बन गया। आप बैंक का हिसाब देखें, कमरा नापें या किसी रेस्टोरेंट में हिसाब करें, जो नंबर आप इस्तेमाल करते हैं वो सब किसी न किसी तरह अल-ख्वारिज़मी से होकर आप तक पहुंचे। और एक और बात, एल्गोरिदम शब्द यानी कदम दर कदम हिसाब करने का तरीका, हर कंप्यूटर प्रोग्राम का दिल। ये शब्द भी उनके नाम के लैटिन रूप एल्गोरिथमी से आया, यानी हर कंप्यूटर में चलने वाला हर एल्गोरिदम अपनी जड़ में 9वीं सदी के बगदाद के एक आलिम के नाम से जुड़ा है। अब लगभग 200 साल आगे बढ़ते हैं। 980 ईस्वी में फारस के एक छोटे से कस्बे अफशाना में, जो आज के बुहारा के पास है, एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम था इब्न सीना। वो 21 साल की उम्र में बड़ा फलस्फी ग्रंथ लिख चुके थे। 57 साल की उम्र तक उन्होंने 200 से 450 तक किताबें लिखीं, फलसफा, सितारों का इल्म, जमीन की बनावट, रियाजी, संगीत, नफ्सियात और सबसे बढ़कर तिब्ब। उनकी मशहूर किताब क़ानून फ़ी तिब्ब 1 मिलियन से ज्यादा शब्दों की थी। इसमें पूरी दुनिया के तिब्बी इल्म को एक जगह जमा किया गया, यूनानी, फारसी और उनका अपना तजुर्बा। उन्होंने बीमारियों, उनके कारण, लक्षण और इलाज लिखे। 760 से ज्यादा दवाओं की फेहरिस्त दी। उन्होंने बताया कि बीमारियां गंदे पानी और मिट्टी से फैल सकती हैं और बीमार लोगों को अलग रखना चाहिए, जिसे आज हम क्वारंटीन कहते हैं। उनकी किताब 12वीं सदी में लैटिन में अनुवाद हुई और यूरोप के मेडिकल स्कूलों में 1600 के बाद तक पढ़ाई जाती रही। उन्होंने डिप्रेशन, जिस्म और ज़हन के रिश्ते और मरीज को ध्यान से देखने की अहमियत बताई। नब्ज, सांस, रंग, पेशाब, सब कुछ। वो उस वक्त सबूत पर जोर दे रहे थे जब दुनिया का बड़ा हिस्सा अभी भी सिर्फ रिवायत पर चल रहा था। अब चलते हैं 965 ईस्वी के आसपास। दक्षिणी इराक के शहर बसरा में एक और ज़हन पैदा हुआ। उसका नाम था इब्न अल-हैथम। उन्होंने रोशनी और देखने के इल्म को बदल दिया। 1000 साल तक लोग मानते थे आंख रोशनी बाहर भेजती है और चीजों से टकराकर वापस आती है, तब हम देखते हैं। इब्न अल-हैथम ने तजुर्बे किए और कहा यह गलत है। रोशनी चीजों से टकराकर आंख में आती है, आंख रोशनी लेती है, भेजती नहीं। उन्होंने अंधेरे कमरे में छोटा छेद बनाकर उल्टी तस्वीर बनने का तजुर्बा किया, जिसे आज कैमरा ऑब्स्क्यूरा कहते हैं। उनकी किताब अलम नाजिर रोशनी के इल्म की बुनियाद बनी, जिस पर बाद में रोजर बेकन, योहानेस केपलर और आइजैक न्यूटन ने काम किया। लेकिन उनका सबसे बड़ा असर एक तरीका था। पहले अंदाजा लगाओ, फिर तजुर्बा करो, नतीजे ध्यान से देखो। सिर्फ वही मानो जो सबूत दिखाए, फिर दोहराओ, अगर जरूरत हो तो राय बदलो। यही साइंटिफिक मेथड है। और वो इसे 1000 ईस्वी के आसपास समझा रहे थे, लगभग 600 साल पहले, जब फ्रांसिस बेकन को यूरोप में इसका श्रेय दिया गया। ये 3 लोग पहाड़ की चोटियां थे, लेकिन पूरी पहाड़ी बहुत बड़ी थी।
अल-राजी मानसिक बीमारियों को समझ रहे थे और शुरुआती क्लिनिकल ट्रायल कर रहे थे। अल-बिरूनी एक पहाड़ से जमीन का घेरा नाप रहे थे और इंसानी समाज का गहरा अध्ययन कर रहे थे। अल-किंदी राजी कोड तोड़ने के तरीके बना रहे थे, संगीत, मौसम, फलसफा सब पर लिख रहे थे। ये सब अकेले काम नहीं करते थे। वो एक दूसरे को पढ़ते, बहस करते, गलतियों से सीखते। इब्न सीना ने अल-राजी से इख्तिलाफ किया। अल-बिरूनी और इब्न सीना के खत आज भी मौजूद हैं जिनमें वो फिजिक्स और सितारों के इल्म पर बहस करते हैं जैसे आज के यूनिवर्सिटी के आलिम। ये एक जिंदा इल्मी बिरादरी थी। अलग अलग जीनियस नहीं, बल्कि एक बातचीत। लंबी, तेज, शानदार और फल देने वाली बातचीत जिसका दिल था बगदाद और बैतुल हिकमत। फिर 1258 की सर्दियों में कोई आया और इस बातचीत को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। 1258 में बगदाद के साथ क्या हुआ, इसे समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि मंगोल कौन थे। वे सिर्फ जंगली और बेरहम भीड़ नहीं थे, जैसा अक्सर आसान शब्दों में कहा जाता है। वे उससे कहीं ज्यादा खास और कई मायनों में कहीं ज्यादा खौफनाक थे। वे एक बेहद तरक्की याफ्ता फौजी मशीन थे, सख्त अनुशासन वाली, हालात के हिसाब से ढल जाने वाली, दुश्मन के ज़हन को समझकर हमला करने वाली, और जो शहर उनका विरोध करता उसके लिए लगभग बिल्कुल बेरहम। वे चीन से गुजरे, मध्य एशिया से गुजरे, फारस से गुजरे और पीछे छोड़ते गए उजड़े शहर, टूटी तहजीबें और खामोश सभ्यताएं। उनके पास एक निज़ाम था और वो काम करता था। ये निज़ाम बनाया था चंगेज़ खान ने, जिसकी मौत 1227 में हो गई। लेकिन उसका साम्राज्य उसके बेटों और पोतों के हाथों फैलता रहा, ऐसी रफ्तार से जिसे रोकना नामुमकिन सा लगता था। 13वीं सदी के बीच तक मंगोल सल्तनत इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी जमीन से जुड़ी सल्तनत बन चुकी थी। पूर्वी यूरोप की सरहदों से लेकर चीन के समंदर किनारे तक फैली हुई। पूरी कौमें उसमें समा गईं, कुछ गुलाम बना ली गईं और कुछ हमेशा के लिए मिटा दी गईं। इस सल्तनत की पश्चिमी हद को और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई हलाकू खान को, चंगेज का पोता। वो बेहद होशियार था, सब्र वाला रणनीतिकार और जरूरत पड़ने पर बिल्कुल बेरहम। 1250 के शुरुआती सालों में उसने पश्चिम की तरफ कूच शुरू किया और हर मंगोल मुहिम की तरह ये भी ठंडी सोच और पक्की योजना से आगे बढ़ी। जो शहर जल्दी झुक गया कभी कभी बच गया, जो शहर टकराया उसे पूरी तरह मिटा दिया गया ताकि अगला शहर सबक सीख ले। इस इलाके में उसका पहला बड़ा निशाना थे निज़ारी इस्माइली फिरका, जिन्हें लोग हत्यारे या असैसिन कहते थे। उनके पहाड़ी किले उत्तरी फारस में थे और वे एक सदी से ज्यादा समय से सियासी कत्लों से इलाके में डर फैलाए हुए थे। 1256 में मंगोलों ने उनके किलों का जाल तोड़ दिया। मशहूर किला अलामुत किला तबाह कर दिया गया और ये फिरका हमेशा के लिए बिखर गया। ये सिर्फ फौजी जीत नहीं थी, ये ताकत का ऐलान था। अब अगला निशाना था बगदाद। उस वक्त बगदाद पर हुकूमत कर रहे थे अल-मुस्तासिम, अब्बासी खलीफाओं में 37वें और आखिरी। कुछ इतिहासकार उन्हें कमजोर कहते हैं, कुछ कहते हैं कि उनके पास कोई अच्छा रास्ता था ही नहीं। शायद दोनों बातें सही थीं। 1257 तक अब्बासी खिलाफत अपनी पुरानी ताकत खो चुकी थी। असल सियासी और फौजी ताकत अलग अलग सुल्तानों और सेनापतियों के हाथों में घूमती रही। खलीफा के पास इज्जत थी, रूहानी असर था, लेकिन असली फौजी ताकत कमजोर थी। बगदाद जितना महान दिखता था,
उतना मजबूत नहीं था। 1257 में हलाकू ने खलीफा से कहा, झुक जाओ कर 2 फौज भेजो, शहर बच जाएगा। इनकार करो तो अंजाम भुगतो। अलमुस्तासिम ने इनकार कर दिया। क्यों? आज तक बहस है। कुछ कहते हैं उनके वजीर इब्न अल अलकमी ने ऐसा मशवरा दिया। कुछ कहते हैं खलीफा को यकीन था कि पूरी मुस्लिम दुनिया उनकी मदद को उठ खड़ी होगी। कुछ कहते हैं वे बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सके। जो भी वजह थी, शहर की तकदीर तय हो गई। जनवरी 1258 के आखिर में हलाकू की फौज बगदाद के बाहर आ पहुंची। मंगोल घोड़ासवार, चीनी इंजीनियर, फारसी सिपाही और ईसाई फौजें भी आर्मेनिया और जॉर्जिया से। शहर चारों तरफ से घिर गया। दोनों किनारों पर मंगोलों का कब्जा, दजला दरिया पर भी कोई मदद नहीं आने वाली थी। 13 फरवरी 1258 बगदाद की दीवारें टूट गईं। इसके बाद जो हुआ वह मध्यकालीन इतिहास की सबसे दर्ज की गई तबाहियों में से एक है। कत्ल शुरू हुआ और लगभग 40 दिन चला। 5 लाख से 10 लाख तक लोग मारे गए। घर, मस्जिद, गली, हर जगह लाशें। बदबू शहर से मीलों दूर तक जाती थी। फारसी इतिहासकार जुवैनी लिखते हैं, लाशें इतनी थीं कि हलाकू कई दिन शहर में दाखिल नहीं हो सका। खलीफा पकड़ लिया गया। उसे कालीन में लपेटकर घोड़ों से रौंद दिया गया। 500 साल पुरानी खिलाफत एक मैदान में खत्म हो गई। अब कहानी का सबसे अहम हिस्सा। जब कत्ल जारी था, सिपाही लाइब्रेरियों तक पहुंचे। बगदाद में सिर्फ एक नहीं, दर्जनों लाइब्रेरियां थीं। निजी मस्जिदों की आलिमों की सदियों से जमा, क्योंकि यहां इल्म को खजाने से ज्यादा कीमती समझा जाता था। लेकिन सिपाहियों को किताबों की कीमत समझ नहीं आई। वे न खाई जा सकती थीं, न पिघलाई जा सकती थीं, न पहनी जा सकती थीं। कुछ बिक गईं, बाकी तबाह कर दी गईं। जुवैनी लिखते हैं, किताबें इतनी तादाद में दजला दरिया में फेंकी गईं कि पानी काला हो गया। इतिहासकार इब्न अल फुरात भी यही बताते हैं। और फिर नष्ट हो गया। बैतुल हिकमा, वही जगह जिसे अल मामून ने बनाया था, जहां हुनैन इब्न इसहाक ने पुराने जमाने का इल्म जमा किया, जहां अल हलंत्वारिज्मी, इब्न सीना और अल कींदी ने काम किया। ये लूटा नहीं गया। ये आंशिक नुकसान नहीं था। ये पूरी तरह मिटा दिया गया। जो आलिम बचे वे भाग चुके थे, बाकी मारे गए। उनकी किताबें, उनके नोट, उनके खत, इल्मी बातचीत का पूरा जाल सब खत्म। किसी तहजीब में सिर्फ उसकी चीजें नहीं होती, उसके सोचने वाले लोग और उनकी बातचीत ही उसका असली दिल होते हैं। जब सोचने वालों को मार दिया जाए और लाइब्रेरियां जला दी जाए, तो सिर्फ अतीत नहीं मिटता, इल्म का भविष्य भी टूट जाता है। 1258 की सर्दियों में यह सिलसिला हमेशा के लिए टूट गया। जब आग ठंडी हुई और दरिया का पानी साफ हुआ, तो दुनिया के सामने एक ऐसा सवाल था जिस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं, असल में कितना नुकसान हुआ था, वह तबाही कितनी भयानक थी, और बगदाद के बारे में हम जो कहानी सुनाते हैं, क्या वह सच से मेल खाती है? ये जायज़ सवाल हैं और इनके सच्चे जवाब मिलना जरूरी है। आइए उस बात से शुरू करते हैं जो हम पक्के तौर पर जानते हैं। बगदाद का ढांचा पूरी तरह तबाह हो चुका था। पुरानी निशानियां और उस दौर के चश्मदीद गवाह इस बात पर सहमत हैं, वह कुल शहर जिसे अलमसूर ने बनाया था, वहां के बाजार, मस्जिदें, महल और लाइब्रेरीज सब या तो जला दिए गए, या गिरा दिए गए, या वीरान छोड़ दिए गए। एक शहर जिसमें लगभग 10 लाख लोग रहे। मरने वालों की तादाद दहला देने वाली थी। इतने साल बीत जाने के बाद एकदम सही गिनती करना तो मुश्किल है,
लेकिन आज के इतिहासकार अलग अलग सबूतों को देखकर मानते हैं कि मरने वालों की संख्या 2 लाख से 8 लाख के बीच थी। उस जमाने के कुछ लोग तो इसे 10 लाख से भी ज्यादा बताते हैं। अगर हम सबसे कम अंदाजा भी लगाएं, तब भी फरवरी 1258 में। तो शहर की तबाही पर तो कोई शक नहीं है। मुश्किल सवाल उन किताबों के बारे में है। कड़वा सच तो यह है कि जो हमने खोया, हम उसे गिन भी नहीं सकते। यही मिटा दिए गए इल्म ज्ञान का बेरहम सच है। आप उन चीजों की लिस्ट नहीं बना सकते जो अब मौजूद ही नहीं है। हम बस उस नुकसान के किनारों को देख सकते हैं, यानी वे जगह जहां बची हुई किताबों में उन किताबों का जिक्र मिलता है जो अब गायब हैं, जहां उस्तादों ने उन पुरानी बातों का हवाला दिया है जो अब कहीं नहीं। 10वीं सदी के एक उस्ताद इब्न अलंदीम ने फ़हरिस्त नाम की एक किताब लिखी थी। यह असल में बगदाद की हर उस किताब की लिस्ट थी जो सन 988 में वहां मौजूद थी। इसमें हिकमत, मेडिसिन, फलसफा, फिलोसफी, रियाजी, मैथमेटिक्स, सितारों का इल्म, तारीख, शायरी और मजहब पर हजारों किताबों के नाम थे। जब आज के माहिर इस लिस्ट को आज की बची हुई किताबों से मिलाते हैं तो फर्क बहुत बड़ा है। यह सारा नुकसान सिर्फ मंगोलों के हमले से नहीं हुआ। किताबें आग, बाढ़ और वक्त की धूल की वजह से भी खत्म हो जाती हैं, लेकिन जितना बड़ा नुकसान ठीक उसी दौर और उसी जगह पर हुआ जहां हमला हुआ था, वह महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। हमारे पास खास मिसालें भी हैं। बड़े हकीम अलराजी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 200 से ज्यादा किताबें लिखी थीं, पर आज 50 से भी कम बची हैं। इब्न अलहैसम ने भी 200 से ज्यादा किताबें लिखीं, पर उनका सिर्फ एक छोटा हिस्सा बचा है। उन अनगिनत छोटे उस्तादों का तो कोई नामोनिशान भी नहीं बचा जो बड़े जहनों से बहस करते थे और उनके ख्यालों को निखारते थे। इसका मतलब जरा गहराई से सोचिए। अल-ख्वारिज़मी, इब्ने सीना और इब्न अलहैसम जैसे बड़े नाम इसलिए बच गए क्योंकि उनका काम 1258 से पहले ही बगदाद से बाहर फैल चुका था। उनकी किताबें ईरान, मिस्र, स्पेन और इटली पहुंच चुकी थीं। वे इतने मशहूर थे कि उनकी नकलें दूर दूर तक पहुंच गई थीं, लेकिन उस दौर में हर किताब की नकल हर जगह नहीं पहुंचती थी उस्ताद। अब कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बगदाद की हार को जरूरत से ज्यादा बड़ा बनाकर पेश किया जाता है। वे कहते हैं कि सिर्फ इस एक हादसे से इल्म का सुनहरा दौर खत्म नहीं हुआ था। उनकी बात भी गौर करने लायक है। पहली दलील यह है कि मंगोलों के आने से पहले ही सुनहरा दौर धीमा पड़ने लगा था। 11वीं सदी के बाद से ऐसे संकेत मिलते हैं कि बगदाद का वह खुला माहौल जहां हर तरह के सवाल पूछे जाते थे, अब सिमट रहा था। मजहबी सख्ती की वजह से कुछ फलसफों पर दबाव बढ़ रहा था। मशहूर इमाम अलगजाली ने यूनानी, ग्रीक फलसफे के असर के खिलाफ दलीलें दी थीं, जिनका दूसरी दलील यह है कि इल्म फैल चुका था। बगदाद इकलौती लाइब्रेरी नहीं थी। काहिरा, कायरो और स्पेन के कुर्तुबा, कोर्दोबा में भी किताबों के बड़े खजाने थे। समरकंद और बुखारा में भी पढ़ाई जारी रही। सारा इल्म एक ही जगह पर नहीं था। ये दोनों बातें सच हैं, मगर ये उस हकीकत को नहीं बदलती जो बगदाद के साथ हुई। सिर्फ इसलिए कि सुनहरा दौर धीमा पड़ रहा था, इसका यह मतलब नहीं कि उसके सबसे बड़े मरकज सेंत को तबाह करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आग धीमी भी जल रही हो तो पानी उसे पूरी तरह बुझा ही देता है। 1257 में बैतुल हिकमत, हाउस ऑफ विजडम काम कर रहा था, किताबें जमा कर रहा था और नया इल्म पैदा कर रहा था। उसकी तबाही ने दुनिया से, और सिर्फ इसलिए कि इल्म फैल चुका था, इसका यह मतलब नहीं कि वह पूरा था। काहिरा में मौजूद नकल बगदाद की असल किताब जैसी नहीं होती थी। उसमें वे सुधार और नए नोट्स नहीं होते थे जो उस्ताद ने अपनी लाइब्रेरी में बैठ कर लिखे थे। नकल सिर्फ एक पल को कैद करती है, जबकि असल लाइब्रेरी उस पूरी मेहनत को समेटे होती है जो बरसों तक की गई। इसमें एक इंसानी दुख भी है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। बगदाद की तबाही ने सिर्फ किताबें नहीं जलाईं, बल्कि उन लोगों को भी खत्म कर दिया जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इल्म के लिए लगा दी थी। जो उस्ताद बच गए, वे अपनी जान बचाकर यहां वहां भाग गए। उनके जहन और हाथों में जो था वे ले गए, पर वे दोबारा कभी उस तरह इकट्ठा नहीं हो सके। लोगों, स्कूलों और पैसे का मंगोल जिन्होंने बगदाद को तबाह किया, एक ही पीढ़ी में मुसलमान हो गए। हलाकू खान के वारिस ईरान के नए बादशाह बने और उन्होंने इल्म को बढ़ावा देना शुरू किया। उन्होंने लाइब्रेरीज बनवाईं और उस्तादों की मदद की, मगर जो उन्होंने दोबारा बनाया वह वैसा नहीं था जैसा उन्होंने उजारा था। वह एक नई चीज थी जो एक बहुत बड़े नुकसान के साये में बनी थी। वे लोग कभी जान ही नहीं। मरे हुए इल्म का सबसे गहरा जख्म यही है, हमने सिर्फ किताबें नहीं खोईं,
हमने यह जानने की ताकत भी खो दी कि हमने क्या खोया है। हम उस इलाज की कमी महसूस नहीं कर सकते जो कभी बन ही नहीं सका, क्योंकि वह हकीम फरवरी 1258 में मारा गया। हम उस रियाजी मैथमेटिक्स के फार्मूले पर आंसू नहीं बहा सकते जो कभी कागज पर नहीं आ सका, क्योंकि यह नुकसान दिखाई नहीं देता, और जो नुकसान दिखाई न दे उसका दुख मनाना सबसे मुश्किल होता है। बगदाद का गिरना असल में एक बातचीत का बेरहमी से रुक जाना है, एक ऐसी बातचीत जो 5 सदियों से इंसानी नस्ल के सबसे काबिल ज़हनों के बीच चल रही थी। इंसानी शरीर, सितारों की गर्दिश, रोशनी की चाल और गिनती की बारीकियों के बारे में। वह बातचीत अभी पूरी नहीं हुई थी, उसे एक जुमले सेंटेंस के बीच में ही काट दिया गया, और हम तब से उसी अधूरे जुमले के साथ जी रहे हैं। कुछ भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। सबसे पहली और जरूरी बात यही है, बगदाद की तबाही की कहानी इतनी दुख भरी है। यह सोचना आसान लगता है कि फरवरी 1258 में सब कुछ खत्म हो गया था, पर ऐसा नहीं था। इमारतों के मुकाबले इल्म ज्ञान को मारना ज्यादा मुश्किल होता है। ये दीवारों से रिश्ता है, भागते हुए उस्तादों स्कॉलर्स की यादों में सफर करता है, निजी किताबों में छिप जाता है, और घोड़ों की जी हमले से पहले जो उस्ताद बगदाद से निकले वे अपने साथ पुरानी किताबें लेकर काहिरा, दमिश्क और ईरान चले गए। मिस्र की ममलूक सल्तनत इन बेघर इराकी उस्तादों के लिए एक पनाहगाह, इल्म का नया मरकज बन गई। काहिरा की मशहूर अल अज़हर मस्जिद और यूनिवर्सिटी में नए सोचने वाले पैदा होते रहे, और पुरानी किताबों को संभाल कर रखा गया। ईरान में उन्हीं लोगों के राज में जिन अंदलुस यानी मुस्लिम स्पेन के कुर्तुबा और सविले जैसे शहरों में भी बगदाद की तरह खुलकर सोचने और सीखने का सिलसिला जारी रहा। और सबसे जरूरी बात यह कि बगदाद का बनाया हुआ बहुत सा इल्म पहले ही यूरोप पहुंच चुका था। स्पेन, इटली के तर्जुमा करने वाले स्कूलों में अरबी किताबों को लातिन जबान में बदला जा रहा था। अल-ख्वारिज़मी, इब्ने सीना और अल-राज़ी जैसे उस्तादों वहां के हकीम इब्ने सीना को पढ़ रहे थे, और रियाजीदां मैथमेटिशियंस अल-ख्वारिज़मी के अलजब्र का इस्तेमाल कर रहे थे। बगदाद की रोशनी दुनिया के कोनों तक पहुंच चुकी थी। इसका मतलब यह है कि यूरोप में बाद में जो कला, साइंस और फिलॉसफी की तरक्की हुई, उसकी बुनियाद का एक हिस्सा बगदाद से आया था। यूरोप ने जिसे पुरानी यूनानी ग्रीक समझ की दोबारा खोज कहा। मगर बच जाने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक था। जो बचा वह सिर्फ एक छोटा हिस्सा था, ज्यादातर हिस्सा खो गया था। 1258 के बाद की दुनिया ने जब खुद को दोबारा बनाया तो उसके पास औजार अधूरे थे। हम नहीं जानते कि आज की डॉक्टरी कैसी होती अगर अलराजी की 200 किताबें दरियाए दजला टाइग्रिस में डूबने के बजाय हमारे पास होती। हम नहीं जान इस कहानी से एक सबक सीख सकते हैं। यह कोई आसान सबक नहीं है। पहला सबक यह कि तहजीब, सिविलाइजेशन हमेशा रहने वाली चीज नहीं है। ये कोई ऐसी मंजिल नहीं जहां पहुंचकर आप हमेशा के लिए ठहर जाएं। यह एक रोजाना की मेहनत है। बगदाद सदियों तक दुनिया का सबसे आगे रहने वाला शहर इसलिए था क्योंकि वहां के बादशाहों और उस्तादों ने इल्म को सबसे ऊपर रखने का। आज की हर लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी बैतुल हिकमत की ही संतान है, और ये सब उतनी ही नाजुक हैं जितना बगदाद था। दूसरा सबक हक ओनशिप के बारे में है। बगदाद में पैदा होने वाला इल्म सिर्फ अरबों या मुसलमानों का नहीं था, वह इंसानी इल्म था। अल-ख्वारिज़मी का अलजबरा हर उस तालिबे इल्म स्टूडेंट का है जो सवाल हल करता है। इब्न अल हैसम की रोशनी का इल्म ऑप्टिक्स हर उस इंसान का है जो जब हम तारीख को ऐसे सुनाते हैं जैसे सब कुछ यूरोप से शुरू हुआ, तो हम एहसान फरामोश बन जाते हैं। हम उस पूरी जंजीर को भूल जाते हैं जिससे आज की दुनिया बनी है। हम इराक और इस्लामी दुनिया के नौजवानों के लिए ये मुश्किल कर देते हैं कि वे खुद को उस महान इल्मी विरासत का हिस्सा समझे जो असल में उन्हीं की है। बैतुल हिकमत कोई पराई कामयाबी नहीं थी, वह बगदाद की, इराक की। अब तीसरा सबक उस कर्ज का है जो हम पर आने वाले कल का है। सुनहरे दौर के उस्ताद ये नहीं जानते थे कि वे एक सुनहरे दौर में जी रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि उनका काम बच पाएगा या नहीं। वे बस अपना काम करते रहे। उन्होंने सवाल पूछे क्योंकि सवाल पूछना जरूरी था। उन्होंने बातें लिखीं क्योंकि ख्यालात लिखे जाने के काबिल थे। सच के लिए वे आपस में बहस करते रहे। इल्म को इकट्ठा करने और उसे दूसरों तक पहुंचाने का वह जज्बा 1258 में नहीं मरा, वह आज भी जिंदा है। इराक की उन पुरानी किताबों को बचाने में, दुनिया भर के उन उस्तादों में जो पुराने दौर को समझने में जिंदगी लगा देते हैं, और हर उस इंसान में जो इस कहानी को सुनकर हैरान होता है। दरिया किताबें ले गया मगर सवाल नहीं ले जा सका, और जब तक सवाल
पूछने वाले लोग मौजूद हैं। बैतुल हिकमत पूरी तरह कभी खत्म नहीं हो सकता।